हेलो दोस्तों, नमस्कार। भाषा विज्ञान की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने 35 प्रश्नों पर बात कर लिया था। आज आगे बात कर रहे हैं। तो आपने यदि हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? 347, 348, 343, 345। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 343। 343 में देवनागरी लिपि और लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषाओं संबंधी प्रस्ताव का उल्लेख है? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है वो 343 से 351 तक सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, अ। सही उत्तर का आप चयन करें। देखिए, स्वर में अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये तीनों डिवाइडेशन होते हैं और इस चीज का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पश्च स्वर में कौन आता है। तो 3 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आ। आ जो है पश्च स्वर में आता है और विपरीत। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, सबसे पहले पाली, इसके बाद प्राकृत, इसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। यही विकास क्रम इसका रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनियों के साथ सुमेलित करना है। क, ख, ग और घ। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके सामने कूट दिया गया है, आप सही कूट का चयन करें। तो देखिए, जो क है ये अघोष तो है, लेकिन अघोष में आपके 2 ऑप्शन दिए गए हैं, अघोष महाप्राण, अघोष अल्प प्राण। तो आपका जो क हो जाएगा वो अघोष अल्प प्राण हो जाएगा, क्योंकि अघोष में क्या होता है कि वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आती है, और अल्प प्राण में आपका 1, 3 और 5 वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है। तो इसलिए क पहला वर्ण है, इसलिए आपका 4 हो जाए। तो पहले का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ख को देख लेते हैं। तो ख का आपका दूसरा है अघोष महाप्राण हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का जो दूसरा अक्षर होता है वो महाप्राण में आता है। इसके बाद ग का सघोष अल्प प्राण, और घ का पहला हो जाएगा सघोष महाप्राण, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर भाषाविदों के नाम दिए गए हैं और उधर उनके ग्रंथ दिए गए हैं, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ किस भाषाविद का है, और ये कूट दिया गया है, इससे आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, कामता प्रसाद गुरु जी ने हिंदी व्याकरण लिखा है, और इनकी किताबें लगभग जो भी हिंदी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास होती हैं। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, आप लोग इसको ट्रिक कर ही सकते हैं। और एक या दो आपके 2 ऑप्शन में है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा और चौथा गलत हो जाएगा, लेकिन 2 ऑप्शन में से अभी चयन करना है। इसके बाद किशोरी दास वाजपेयी जी हैं, तो इन्होंने हिंदी शब्दानुशासन लिखा है, यानी कि चौथा ऑप्शन। और चौथा जो है वो आपके बी ऑप्शन में है, तो इसलिए बी सही हो जाएगा। बाकी भविष्य में और भी एग्जामों की तैयारी के लिए आप आगे के भी ऑप्शनों को देख लीजिए कि कौन सी रचना किसकी है। तो उदय नारायण तिवारी, इन्होंने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास लिखा है, और रामविलास शर्मा भाषा और समाज लिखे हैं। तो इनका ध्यान आप लोग जरूर करें, क्योंकि मान लीजिए अगर पूछ दिया गया कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसकी रचना है, तो आपको अगर मान लीजिए याद किए रहेंगे तो उदय नारायण तिवारी बता सकते हैं। और कोशिश करिए आप लोग इसको लिखने की, जितना ही ज़्यादा लिखेंगे उतना ही
चीजें आपके ध्यान में रहेंगी। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 कि मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर। सही उत्तर का चयन करें और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 7 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटा नागपुर। ये जो है मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। और दोस्तों आप लोग ये कोशिश करें कि आज 40 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है, इसमें से आप देखें कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। क्योंकि प्रश्नों को जब काउंट आप करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आप कितने प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं। भले ही प्रश्नोत्तरी सरल है, लेकिन जब आप काउंट करेंगे तो पाएंगे कि आपके 34-35 प्रश्न सही हुए, 37 प्रश्न सही हुए। तो आपसे जो भी 3-4 प्रश्न गलत हुए तो वो क्यों गलत हुए उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, इसमें भी सुमेलित करना है स्वर ध्वनियां, तालव्य ध्वनियां, अल्प प्राण ध्वनियां, अघोष ध्वनियां। और 5 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, कूट के द्वारा आपको बताना है कि कौन सा कूट आपका सही होगा। तो इसमें से देखिए स्वर ध्वनियां पूछा है, तो स्वर ध्वनियां तो आप लोग जानते ही हैं कि अंग, अह, अय, अ। ए का चौथा और ए का चौथा आपके एक ही ऑप्शन में है, तो इसलिए आप उत्तर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आगे के लिए देख लेते हैं। तो तालव्य ध्वनियां, तो देखिए पहले कंठ उसके बाद तालव्य, यानी कि चछ जगह। तो आपका 5वां ऑप्शन। अल्प प्राण ध्वनियां, तो अल्प प्राण में आपका आ जाएगा क, त, प, त। इसके बाद अघोष ध्वनियां, अघोष में आपका ख, ठ, थ और फ, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, और आपको बताना है कि इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्रों से सुमेलित करना है। जैसे ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी, मैथिली, अवधी। और उनके क्षेत्र कौन से प्रमुख रूप से हैं? कूट के द्वारा आपको सही उत्तर तक जाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, कि भाई हमारी तो भोजपुरी ही मदर टंग है। तो आपका हो जाएगा भोजपुरी का छपरा, यानी बी का फर्स्ट, और बी का फर्स्ट आपके 2 ऑप्शन में है। इसके बाद हम लोग ब्रज भाषा देख लेते हैं, तो ब्रज भाषा अलीगढ़ में बोली जाती है, तो ए का 4, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद मैथिली, तो मैथिली को आप सभी लोग जानते हैं कि दरभंगा साइड बोली जाती है। अवधि, तो अवधि आपका सुल्तानपुर में बोली जाती है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? अष्टम, सप्तम, नवम, दसम। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय संविधान में जो भारतीय भाषाओं के लिए सूची है वो अष्टम सूची है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न 11 नंबर कि ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन, फ्रेंच, रूसी, हिंदी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 11 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा जर्मन। जो जर्मन भाषा है वही ग्रीम नियम भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। अगला प्रश्न 12 नंबर, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्रों के आधार पर सुमेलित करना है। बांगरू, भोजपुरी, कुमाऊनी, खड़ी बोली, और ये इनके क्षेत्र हैं, आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए बांगरू का जो क्षेत्र है वो रोहतक का क्षेत्र है। उसके बाद भोजपुरी जो है, तो भोजपुरी आपका छपरा हो जाएगी। कुमाऊनी, तो कुमाऊनी पहाड़ों साइड में बोली जाती है, तो अल्मोड़ा हो जाएगा, अल्मोड़ा का क्षेत्र। उसके बाद अंतिम रूप से आपकी खड़ी बोली है, तो खड़ी बोली का क्षेत्र आप लोग समझ ही सकते हैं कि मेरठ है, तो इसलिए आपका तो पहले का 5, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरुष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, नाग लिपि, हिब्रू लिपि। सही उत्तर का चयन करें। तो 13 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है।
अब अगला प्रश्न 14 नंबर कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? अवधी, खड़ी बोली, मैथिली, ब्रज। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर का वो हो जाएगा मैथिली। मैथिली का मेन रूप से संबंध बिहार से है, तो ये सही हो जाए। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंसाअल्लाह खां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो 15 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने ही पुरानी हिंदी नामकरण किया है। 16 नंबर प्रश्न कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में जो दर्जा है वो 14 सितंबर 1949 को मिला था। बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 17 नंबर कि निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सुमेलित करिए। और आपके सामने ये बोलियां दी गई हैं, उनके भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं और उनके साथ कूट करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। हड़ौती, बघेली, गढ़वाली, कन्नौजी। 17 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए हड़ौती का जो संबंध है वो राजस्थान से है, यानी कि ए का तीसरा है और ए का तीसरा आपके दो ऑप्शन में है। इसके बाद बघेली है, तो बघेली का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से। वैसे पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। तो इसमें भी आपके दोनों ऑप्शन सिमिलर हैं। ठीक है, अब आते हैं गढ़वाली पे। तो गढ़वाली का जो क्षेत्र है वो ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है, तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, यानी सी का फर्स्ट आपके तीसरे ऑप्शन में, इसलिए सी सही हो जाएगा। और कन्नौजी का है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित करो। जैसे करना जो है वो किस बोली में कैसे बोला जाता है? करो, करहु, कराओ, करा। और कूट करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए 18 नंबर का जो आपका सही उत्तर होगा वो करो। करो यानी कि बांगरू में बोला जाता है। ए का चौथा। उसके बाद करहूं। करहूं आपका अवधि में बोला जाता है। करहूं, प्रणाम, जोग, जुर्पानी। करो, करो आपका करो ब्रज में बोला जाता है, यानी कि बी का 3, सी का 5। और करा ये भोजपुरी में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर कि पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता प्रदान करने का प्रयास किया? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ, बृहस्पति नीतिसार। तो 19 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के द्वारा इन्होंने, ये मूलतः व्याकरण ग्रंथ है, तो इसके द्वारा ये भाषा को एकरूपता प्रदान करने की कोशिश की। अगला प्रश्न 20 नंबर कि शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय, धातु, पद, उपसर्ग। आप बताइए कि सही उत्तर क्या होगा? तो 20 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पद। पद जो है इसमें शब्द रचना में योगदान इसका नहीं होता है, बाकी प्रत्यय, धातु और उपसर्ग इन तीनों का योगदान होता है। अगला प्रश्न 21 नंबर कि निम्नलिखित में किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? बचपन, लड़के, मातृत्व, एकता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लड़के। लड़के में रूप साधक प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। ये कूट का चयन करना है सही। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करना है। जसुमति हरि पालने झूला में, तो ये आपका हो जाएगा ब्रज भाषा का, ए का 3। इसके बाद ते अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। तो बी ऑप्शन का आपका सही उत्तर हो जाएगा अवधि, यानी कि 5। तो ए का 3, बी का 5। अब
अतिरंग स्वामी सुमिली राती, बेटी राजा भोज की, ये हो जाएगा डिंगल। और दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी हूं हरकत नगीना है लग, ये दक्षिणी हो जाएगी। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप में सुमेलित करना है। जो आना क्रिया है उसी को किस भाषा में किस तरीके से बोला जाता है वो आपको सही का चयन करके और बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 23 नंबर में जो अयेव है, अयेव आपके अपभ्रंश में बोला जाता है। उसके बाद ऐल, ऐल आपका भोजपुरी में बोला जाता है। आवा, आवा आपका अवधि में बोला जाता है। आयो, आयो आपका बोला जाता है ब्रज में। तो इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहला का 3, दूसरे का 5, तीसरे का 1, चौथे का 2। बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 25 नंबर। निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। निरोग, दीर्घाकार, सदाचार, प्रत्येक। और ये आपके संधि दी गई है, सही का चयन करना। ये कूट है। 24 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए निरोग, यहाँ विसर्ग हो गया तो इसलिए विसर्ग संधि हो जाएगी। 1 का 3 और 1 का 3 एक ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। बाकी भविष्य के लिए देख लेते हैं। तो दीर्घाकार में दीर्घ संधि हो जाएगी। उसके बाद सदाचार में सत प्लस आचार व्यंजन संधि हो जाएगी। और प्रत्येक में यण संधि हो जाएगी, प्रति प्लस 1। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर कि हिंदी भाषा का संबंध किससे है? सरसेनी अभ्रंश, अपभ्रंश, प्राकृत, पश्चिमी प्राकृत, प्राकृत। तो हिंदी भाषा का संबंध जो है वो सरसेनी अभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर की भरत मुनि ने अपभ्रंश को किस नाम से बोला है? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ये इस प्रश्न में लोग बहुत गलत मतलब करते हैं। कुछ लोग तो लोक भाषा के चक्कर में इसको सही टिक कर देते हैं और कुछ लोग देश भाषा में कंफ्यूज रहते हैं। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा देश भाषा। तो आप इसको जरूर ध्यान दें, ये देश की भाषा मानित है। अगला प्रश्न 27 नंबर कि ग्रीम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान से, बोली विज्ञान से, अर्ध विज्ञान से, कोश विज्ञान से। तो 27 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वनिम विज्ञान। स्वनिम विज्ञान से ग्रीम नियम का संबंध। अगला प्रश्न हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृत निष्ठ, हिंदी उर्दू मिश्रित, दक्षिणी हिंदी, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। तो 28 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदी उर्दू मिश्रित जो है वही हिंदुस्तानी भाषा का रूप है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? य, प, छ, ज्ञ। सही उत्तर का चयन करें। तो 29 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा य। यह अर्ध स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न 30 नंबर, बोली का लघुत्तम रूप क्या है? व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली, वर्ण। 30 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा व्यक्ति बोली। बोली का छोटा रूप पूछा है तो व्यक्ति बोली हो जाएगा। अगला 31 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है? उड़िया, बांग्ला, असमिया, कन्नड़। 31 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कन्नड़। अगला प्रश्न 32 नंबर कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बैसवाड़ा, आरा भोजपुर, बनारस, मगध। सही उत्तर का चयन करें। तो 32 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बनारस। बनारस की बोली को काशिका कहा गया। प्रश्न संख्या 33, साहित्यिक अपभ्रंश को पुराने हिंदी किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, राहुल संकृत्यायन। सही उत्तर का चयन करें।
तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। बाकी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी आपके चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मलयालम। ये भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। 35 नंबर प्रश्न कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, भोजपुरी, डोंगरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भोजपुरी जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न 36 नंबर कि बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? भोजपुरी, बुंदेली, मगही, मैथिली। तो देखिए मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहारी भाषा के अंतर्गत आती है, बाकी बुंदेली जो है ये इसमें नहीं शामिल है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? जनपदी हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कौरवी, रेखता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो 37 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा जनपदी हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न 38 नंबर हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्ताक्षर। सही उत्तर का चयन करें तो ये अयोगवाह, सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 39 नंबर कूट का चयन करना है सही। भाषा रूपों और उसके प्रयोक्ताओं को दिया गया है, सूची 1 और सूची 2। दक्षिणी किसने कहा था? कोसली, ब्रजबुली, संधा भाषा, और आपको मिलान करना है। तो देखिए दक्षिणी का संबंध आपके कुतुब शाह से है, यानी कि ए का 2 आपको 2 ऑप्शन में है। इसके बाद कोसली का संबंध, तो कोसली का संबंध आपका दामोदर पंडित से है, यानी कि बी का फर्स्ट। और ब्रजबुली का शंकर देव अवतरे है, और संधा भाषा का सरपाद से है, तो 3। अगर आप सिर्फ संध्या भाषा का ही जानते हैं सरप्पा का, तो 3 अगर आपको मालूम है तब भी आपका उत्तर मिल जाएगा। तो इस तरह आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न, इसके आगे की प्रश्नोत्तरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट्ट। सही उत्तर का चयन करें। उत्तरकालीन अवस्था पूछ रहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 40 का डी ऑप्शन, अवहट्ट। देखिए पूर्वकालीन यानी कि अपभ्रंश से पहले और उत्तरकालीन यानी अपभ्रंश के बाद, तो अपभ्रंश के बाद आपका अवहट्ट, उसके बाद हिंदी आ गई थी। बाकी इसके पहले पाली, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई थी। तो यानी कि अगर पूर्वकालीन पूछे तो प्राकृत हो जाएगा और उत्तरकालीन तो अवहट्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे इसके आगे की प्रश्नोत्तरी में, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।